अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और जनाब इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठंडी ठंडी कह लें कि अब तो शामें क्या रातें भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी हैं और सुबह भी जब होती है और सूरज निकलता है तो वो भी ठंड अपने साथ एक ठंड की लहर जो है ना वो लेकर आता है। लेकिन अभी हमने मौसम के हवाले से बात नहीं करनी है। अभी हमने बात करनी है कि जनाब इंसान की शख्सियत का कहा जाता है कि जो पहला तासुर होता है ना उसके अंदाज़ और उसके अतवार से होता है। कहा जाता है कि अल्फाज सिर्फ 7% अहमियत रखते हैं और बाकी का जो ताल्लुक़ है वो आवाज़ के उतार चढ़ाव और किसी शख्स कोई शख्स अपने आप को कैसे मैनेज करता है ना उससे होता है। उसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपनी जिस्मानी यानी कि बॉडी लैंग्वेज को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कह लें के एस्पेक्ट के हवाले से जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आप किस तरह बात करते हैं, आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा है, आपका मुस्कुराना और ख़ुद को एतमाद से पेश करना, ये सारी चीज़ें, ये सारे एस्पेक्ट्स इसमें आते हैं। ये इतनी अहम चीज़ है कि इंसान को हर मैदान में ये कामयाबी भी दिला सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ना सिर्फ आपके अल्फाज को मजबूत करती है बल्कि दूसरों को आपकी शख्सियत का आईना भी दिखाती है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपका अंदाज़ पूरे एतमाद हो। आप अगर कहीं पर खड़े हैं ना तो आपका खड़े होने का अंदाज़ बहुत सही होना चाहिए, आपके कंधे सीधे होने चाहिए, आपका जो जिस्म है वो मुतवाज़न होना चाहिए। एक मज़बूत और पुरसुकून अंदाज़ जो है ना दूसरों को आपकी ख़ुद एतमादी का एहसास दिलाता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इस चीज़ की नज़ाकत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा लें कि कोई चाहे तो कुछ भी ना, या अगर उसको वो कुछ बोल भी ना रहा हो ना, मगर सिर्फ उसके देखने और उसकी खामोशी में भी उसका वक़ार छुपा हुआ होता है। इसलिए कहते हैं कि आँखों से बात करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी से बात करते वक्त आपका आई कांटेक्ट, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जनाब आप किसी से बात कर रहे हैं तो एहतरामन आपकी आंखें नीचे झुकनी चाहिए। लेकिन हमें साइंस या ये वाली चीज़ें इस तरह बताती हैं कि आपका आई कांटेक्ट उसके साथ होना चाहिए, ना कि नीचे झुका होना चाहिए। इस तरफ उसकी तरफ आपने देखना है। आँखों का जो राबता होता है ना सिर्फ तवज्जो के लिए ज़रूरी होता है बल्कि आपकी जो बात है ना उसको दूसरों के लिए ज़्यादा काबिल कबूल भी बनाता है कि आप उसको अच्छे तरीके से नेक्स्ट पर्सन को बता पा रहे हैं। हम भी कोशिश करते रहते हैं कि मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स को यहाँ बुलाएं और आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता सकें। तो सोचा कि आज भी क्यों ना इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर ली जाए कि बॉडी लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। तो जनाब ये आज का हमारा पैगाम था। जनाब इस बार तो सर्दी का मौसम काफ़ी देर से आया है मगर अब ठंड बढ़ गई है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों में ही महदूद होकर रह गए हैं, जो कमर दर्द या फिर जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं। बेशतर जो बुज़ुर्ग अफराद हैं हमारे और कुछ नौजवान भी ऐसे हैं जो इस मौसम में कमर के दर्द की शिकायत करते हैं। तो क्या दर्जा हरारत में कमी से आपके घुटने, कुहले या फिर जो टखने हैं वो मामूल से ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन जाते हैं। अक्सर कमर दर्द के मसाइल ना बदलते मौसम में ही होते हैं और फिर ये कि ये मौसम जो है ना ये गठिया के मरीज़ों के लिए भी जो उनकी डेली की एक्टिविटीज़ होती है ना वो मुश्किल बना देता है। तो कमर दर्द या फिर गर्दन के दर्द के मसाइल से बचने के लिए बेहतर कार्बोहाइड्रेट्स, तली हुई ग़िज़ाएँ, मीठे और प्रोसेस्ड फूड्स खाने से गुरेज़ करना चाहिए। अगर इन तकालीफ़ का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये दर्द आपकी आम सेहत और ख़ास तौर पर रोज़मर्रा की सलाहियतों पर भी मनफी असर डाल सकता है। तो ये सेगमेंट उन लोगों के लिए जिन्हें गर्दन के दर्द और कमर के शदीद दर्द की शिकायत रहती है या इस वक्त भी वो इस दर्द में मुब्तला हैं। तो उनके लिए हम ये सेगमेंट लेकर आए हैं, उनके लिए रेमेडीज़ लेकर आए हैं कि वो किस तरह अपनी इन दर्दों से जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नदीम अख्तर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इसकी क्या एक तो वजूहात क्या हैं और इनकी रेमेडीज़ क्या है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कॉलिंग।
थैंक यू। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइए सर्दियों के मौसम में ही इतनी जो दर्दें हैं, वो चाहे जोड़ों की दर्द हो जाए, टखनों की दर्द हो जाए, बैक एक हो जाए, यहाँ पर ये जो हमारे शोल्डर्स भी बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, ऐसे किसी ने पेन अंदर इंजेक्ट कर दी है, सर्दियों में इतनी ज़्यादा क्यों होती है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है कि सर्दियों में क्यों ज़्यादा होती है और गर्मियों में इसकी एक रेशो जो है वो कम क्यों हो जाती है। उसकी वजह यह है कि आपका मौसम जो है बहुत ठंडा हो जाता है। अच्छा। और हमारा जो बॉडी सिस्टम है या बॉडी की जो एक सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाती है, उसकी जिसको हम कहते हैं कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब भी सर्दी बढ़ती है आपकी जो वेन्स हैं या खून की गर्दिश है वो थोड़ी सी कंट्रैक्ट से हो जाती है और वो उसमें फ्लो कम हो जाता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो फिर जहाँ पे आपकी जॉइंट्स हैं या मसल्स हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचती। जब वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचती तो डेफिनेटली कि वहाँ पे फिर आपको पेन शुरू हो जाती है। लेकिन ये उनके लिए है जो थोड़े से ओल्ड एज के हैं या उसमें मतलब एक एज के बाद होते हैं। जो आजकल तो अब ये सर्दियों में भी है, सर्दियों और गर्मियों का तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया। क्योंकि आपका हमारा एक आजकल का जो एक पोस्चर हो गया या एक हमारी जो एक हाइजीन और हो गई या डाइट हो गई, वो इस किस्म की है ही नहीं कि हम उसको कह सकें कि भाई अब ये एक सर्दियों की ज़्यादा हो गई है या गर्मियों में ज़्यादा होती है। जैसे कि अब बहुत सारे लोग हैं हमारे जो आईटी से रिलेटेड हैं या जो आपके इससे मीडिया से रिलेटेड हैं, जो कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बल्कि आजकल को तो जो मोबाइल्स का जो एक ज़्यादा काम है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत टाइट हो जाती है, आपकी पोस्चर ख़राब हो जाता है, आपकी बैक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब आप कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे, तो आपका पोस्चर बेसिकली इसमें एक जो बैकएक की जो हम जब आप बात करते हैं तो एक होती है मैकेनिकल बैकएक जिसको हम कहते हैं कि जो ज़्यादातर पोस्चर की वजह से होती है। पोस्चर की जिसके पीछे रीजन होता है, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं होता। रीजंस बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन उसमें जो आपने कहा कि सर्दियों में भी ज़्यादा होता है, सर्दियों की यही वजह होती है कि जब आपका सर्कुलेशन कम हो जाती है तो फिर उसको पेन ज़्यादा तो ज़्यादातर आपको लगता है कि ये जो यंग बच्चों या बच्चियों में जो बैक एक हो रही होती है वो पोस्चर की वजह से खास तौर पर होती है, ज़्यादातर हो रही होती है। लेकिन जो ओल्ड एज के हैं वो ज़्यादातर अपने आप को गर्म रखेंगे तो थोड़ा सा वो बेहतर रहते हैं। लेकिन अगर वो मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बैठ जाएं, अगर आप वो वॉक करते रहते हैं तो भी उसमें बेहतरी आ सकती है। मतलब उसको अपने आप को कवर करके रखें, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, ये जो हम लोग हमारा जो बिस्तर यहाँ पर हम जो मैट्रेसेस यूज़ करते हैं, क्या उस वजह से भी बैक एक हो सकती है? ये भी एक रीज़न हो सकता है? बिल्कुल 100% रीजन हो सकती है। अच्छा। अब जैसे कि हम कहें कि हम जो बेड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर वो स्प्रिंग वाला है और बहुत ज़्यादा नरम है और जिसका पोस्चर है कि आप उसको नीचे की तरफ धंसते हैं और नीचे की तरफ हो जाते हैं, तो हमारा जो पोस्चर होता है कि वो एक जो कर्व के साथ मुताबिकत नहीं रखता। तो लाजिम बात है कि वो जब आप सो के उठते हैं तो थोड़ी सी आपकी वो मसल्स जो हैं वो टाइट हुए होते हैं। अच्छा। तो उसने अपनी एक वो पोस्चर को अडॉप्ट नहीं किया हुआ था। तो फिर किस तरह का मैट्रेस या बिस्तर किस तरह का होना चाहिए फिर? अब वैसे तो एक जो रिकमेंडेड होता है कि वो उसमें लाजमी बात है कि हार्ड बिस्तर होना चाहिए। अच्छा। अगर हम पहले एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि भाई अगर आप ज़मीन पे गद्दा बिछा के लेटे, तुराई जो एक और रुई वाले गद्दे होते हैं उसमें बिछा के सोते हैं तो दैट वाज द बेटर, उसमें सो सकते थे। लेकिन आजकल भी आज जो एक गद्दे आए हैं वो थोड़े से सख्त होते हैं जैसे, लेकिन एक मोल्टी अर्थ है तो वो भी एक अच्छा बैक एक वाले लोगों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आम फोम वाला भी गद्दा जो नया होता है वो भी उसमें बेहतरी की तरफ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उसको ज़्यादा अगर आप सोते हैं तो उसमें ज़्यादा उसको नरम नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा उसको फर्म होना चाहिए उस चीज़। अच्छा ठीक है, मतलब कि वो ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए बल्कि हम लोग तो कहते हैं जी नरम होनी चाहिए ख़ास तौर पर। तो इसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है अगर सिर्फ इन्हीं वजह से या हमारे बैड पोस्चर की वजह से हमारी बैक एक हो रही है या हमारे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, हमारी गर्दन पेन हो रही है, तो उसकी रेमेडीज़ या उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अब ये डिपेंड करता है। हमारे बहुत सारे हमारा एक माशरे में एक डायलेमा है कह सकती हैं या क्या है कि इसमें
जब अब तक हमारी कोई चीज़ ख़राब नहीं हो जाती या उस वक्त तक कि जब तक वो एंड तक नहीं पहुंच जाती, हम ना डॉक्टर के पास जाते हैं ना उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वो सबसे पहले हम अपने एक वो घर के टोटके और वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मैं एक टिप देना चाहूँगा कि भाई अगर आपको बैक एक है तो लाजमी बात है कि आप थोड़ा सा उसको डॉक्टर से या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या कायरोप्रैक्टर से रुजू करके अब अपनी उस थोड़ा बहुत मतलब रेमेडी लेके तो उसको पता चल जाए ना कि वो मसला हैं। क्यों है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एंड तक लेके जाएंगे उसकी फिर रेमेडी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जैसे अब हमने कहा कि यंग नौजवानों में और लड़कों में और बच्चों में जैसे आईटी के लोग हैं उनमें ज़्यादा होती है, तो हमारे दो तो ट्रीटमेंट होते हैं। जो मेडिसिन तो है ही है डेफिनेटली कि उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मेडिसिन का एक बाज़ का नुकसान हो जाता है कि वो आपके जो एक बाकी साइड ऑर्गन्स इफेक्ट्स है ना, हाँ जी, हैं और उन्हें भी वो जो ऑर्गन्स हैं उस पर नुकसान आ देते हैं। तो फिजियोथेरेपी और एक आजकल एक वे ऑफ ट्रीटमेंट निकले आया है जिसको हम कायरोप्रैक्टर कहते हैं। दैट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन द सिटी और इन द उसमें हमारे इंडस्ट्री में, इस ज़्यादा फील्ड होता है। में। तो बेसिकली जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो आपकी जो बैक एक है वो स्ट्रेचिंग और आपकी मैनिपुलेशन से और उसको थोड़ा एक्सरसाइज से ठीक करने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप मेडिसिन से बचना चाहते हैं, अगर आप उसको अपनी क्रोनिक होने से बचाना चाहते हैं, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने फ़ौरन से पहले रेमेडी लेनी है, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनमें के आईटी के होते हैं जो ज़्यादातर कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं या मोबाइल का जिसका यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे आजकल हमारे बच्चे भी घरों में भी ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो गर्दन को ऐसे घुमाते हो जाती हैं। तो जब एक कायरोप्रैक्टर एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि आप जैसे अगर हम कहें कि वो एमरजेंसी रिलीफ आपको देते हैं, जैसे अगर आपको पेन हो रही है, इचिंग हो रही है आपके इसमें मसल्स में, आपके बैक में, नेक में, ख़ास तौर पे शोल्डर्स में और वो आपके नमनेस भी हो रही है, तो अगर आप उसको क्रैक करते हैं, क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम ये हमें जैसे कड़ाके निकालते हैं तो इसकी स्पाइन के भी हमने कड़ाके निकालने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बेसिकली जो आपके जो नर्व्स के ऊपर जो है एक एयर बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसे पॉप अप करते हैं, तो वो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं विद इन मिनट्स। ठीक है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है सच? नुकसान कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इसको किसी मतलब अनप्रोफेशनल से कराएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे तो बहुत सारे करते हैं जिसमें फिर काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इसलिए जब भी इस तरह की कोई चीज़ आपने करानी है तो आप किसी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, कंसल्टेंट के पास जाएं जो अच्छे तरीके से ये चीज़ कर सके। तो आज हमने बात की है बैक पेन के हवाले से, शोल्डर पेन के हवाले से कि सर्दियों में क्यों होती है और उसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू भी, और एक और जो नई टर्मिनोलॉजी आई हुई है, नया इलाज आया हुआ है, ट्रीटमेंट आया हुआ है, उससे भी आप करा सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर नदीम अख्तर मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। अच्छा टाइम दिया और अच्छी एक बातचीत हो गई ताकि मतलब माशरे में लोगों तक ये पहुँच सके। जी थैंक यू सो मच। जनाब अब जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और कह लें कि दिल को छूने वाला है हम सब के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बहन भाइयों के हवाले से। बहन भाई जब छोटे होते हैं ना तो एक दूसरे के लिए कहते हैं कि बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, लाजिम व मलजूम होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मगर एक दूसरे से प्यार भी बेहद करते हैं। और ये रिश्ते जो बहन का बहन से होता है या भाई का भाई से होता है या भाई या बहन से होता है, मोहब्बत का ताल्लुक़ ना जवानी तक पहुँचते तक बहुत गहरा हो चुका होता है। और ये सब ख़ानदानी निज़ाम की एक बेहतरीन मिसाल बनकर हमेशा साथ जीने का अहद भी करते हैं, एक दूसरे से बेहद मोहब्बत और लगाव रख कर आपस में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। और फिर यही बहन भाई होते हैं कि जब शादी हो जाए तो महीनों एक दूसरे से आगाह भी नहीं होते हैं, यहाँ तक कि साथ रहकर भी एक दूसरे से मिलने के रवादार नहीं होते हैं। वक्त यूं ही गुज़रता रहता है और बहन भाइयों में मेल मुलाकात कम हो जाती है और फिर अपनी औलाद ज़्यादा अज़ीज़ से अज़ीज़ तर होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? आज हमने इसी पर बात करनी है कि शादी से पहले जिन बहन भाइयों के ऊपर हम अपनी जान देने
के हवाले से झिझकते नहीं हैं, तो जैसे ही शादी होती है, नए रिश्ते बनते हैं, तो हम उन्हीं बहन भाइयों के दरमियान ये जो फासले हैं ये क्यों आ जाते हैं, ये रिश्ते क्यों बदल जाते हैं। तो इसके ऊपर हमने आज बात करनी है और इस पे बात करने के लिए डॉक्टर सबा शबीर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं कि इसके पीछे की साइकी क्या है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। डॉक्टर सबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू जी, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबा, आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा कह लें कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है और दिल को छूने वाला है सबके लिए, तो थोड़ा सा शायद इमोशनल भी हो जाए हम ये सारी बातें सुन के। तो ये बहन भाइयों का रिश्ता बड़ा खूबसूरत सा होता है, बचपन में सारी ज़िंदगी साथ गुजारी है, फिर एक एक करके अब अपने अपने घर चले जाते हैं, आपका बॉन्ड कहीं ना कहीं स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है ना, सारे अपने अपने घर चले जाते हैं, अपनी अपनी फैमिलीज़ बन जाती हैं। तो ये जब नए रिश्ते आते हैं तो क्या पुराने रिश्ते बदल जाते हैं, वाकई ऐसा है या नहीं है? देखिए, बदलता कुछ नहीं है, तो सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन हम बदगुमानी, हमें एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ शिकवे शिकायत होते हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम अनक्लियर छोड़ देते हैं, अपने दिलों में रहने देते हैं, और हमें लगता है कि अच्छा चलो फासला रखो, ज़्यादा बात ना करो। मतलब ये वो रिलेशनशिप है बहन भाई का बॉन्ड, जिसके बगैर हम रहते नहीं, बचपन से लेकर हम बड़े होते हैं। शादी से पहले हम उनके बगैर रह नहीं पा रहे होते, और जैसे ही शादी होती है, एक नई जगह पे आप जाते हैं, कुछ अरसे बाद आपको वही चीज़ें उनकी बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अगर लड़की की शादी होती है तो वो चाह रही होती है कि उसकी फैमिली में बहन भाई सब उसके हस्बैंड को प्रायोरिटी दें, ठीक है, यू नो। और इसी तरह जैसे भाई की लाइफ होती है तो उनको लगता है कि मेरी बीवी को बहुत हाई इम्पोर्टेंस मेरी बहनों से या बहन भाइयों से मिलनी चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे होते कि बस ये बिहेवियर्स डिफरेंट हैं। मतलब इम्पोर्टेंस आपको क्या, ऐसा क्या हो लाइफ में कि आपको लगे कि हाँ ये हाई इम्पोर्टेंस की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि जो पार्टनर्स होते हैं ना, नए एंटर होने वाले लोग, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवा देते हैं। अब देखिए ना, बहन भाई तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होते हैं, उन्हें पता होता है कि अच्छा ये इसकी आदत है छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, लैक ऑफ टॉलरेंस। हमें बहन भाइयों की एक दूसरे की समझ होती है, लेकिन जो नया पार्टनर ऐड होता है ना, वो हमें रियलाइज़ करवाता है कि अच्छा आपके भाई ने ऐसे क्यों कह दिया, आपकी बहन ने ऐसे, वहाँ से हमें बदगुमानी और नेगेटिविटी आ, जबकि वी शुड अंडरस्टैंड। पहले जो चीजें होती है वो उतनी बुरी नहीं लगती, जैसे ही वो नया पार्टनर आता है, वो आपको बताता है, तो वो आपको बुरी लगना शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, उस वक्त हम मल्टीपल चीज़ों से फाइट कर रहे होते हैं, एक नया रिलेशनशिप, नया एरिया ऑफ लाइफ, बच्चे ऐड हो रहे होते हैं हमारे, और इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हमें लगता है कि नहीं, हमारा बहन भाई अब कॉम्प्रोमाइज़ करे ना, हमारे लिए जैसे हम चाह रहे हैं वैसे करे, जैसे हमारा पार्टनर चाह रहा है थोड़ा सा वैसे कर दे। लेकिन दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर अगले बंदे के लिए भी, क्या आप जैसे कह रहे हो वो पूरी फैमिली वैसे की वैसी बन के बैठ जाए, ये नहीं पॉसिबल। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि एक मतलब अगर हम कुछ थोड़े साल पीछे जाएं तो हमारे पेरेंट्स के बहन भाइयों का कितना अच्छा ताल्लुक था, कितना मिलते मिलाते थे, हर शादी हर चीज़ पे एक दूसरे के साथ बड़े बॉन्डेड होते थे। लेकिन अब अगर हम अपने रिलेशनशिप्स देखें और आगे आने वाली जनरेशन के देखें तो वो बड़े मतलब इस तरह से जैसे फ्लैट रिस्पॉन्सेज, अगर कोई आकर अपनी बहुत पेनफुल चीज़ भी सुना रहा है, कोई तकलीफ़ कोई परेशानी भी सुना रहा है, तो उसको ऐसे सुन रहे होते हैं, अच्छा चलो अल्लाह खैर करेगा। देयर इज़ नो इमोशन, देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, जो हम चाह रहे होते हैं कि अच्छा मैंने अपनी बहन को या भाई को बात बताई है तो उससे कुछ तो मुझे ऐसा मिले जो मुझे रिलैक्स कर दे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन भी अपने बहन भाई से इस वक्त बहुत हाई है। पहले तो होता था ना कि अगर थोड़ी बहुत कोई चीज़ नहीं हुई तो हम खुद कर लेते थे एडजस्ट, कि नहीं कोई बात नहीं, उसको याद नहीं रही होगी या उसको समझ नहीं आई। अब हम में ना माफ़ी वाला एलिमेंट ख़त्म हो नहीं। तो क्या आपको लगता है कि जो नेक्स्ट पर्सन आपके साथ होता है, वो जो नया पार्टनर होता है, कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उस चीज़ के ऊपर? देखिए, उसका 10% रोल होता है, लेकिन उसको 90% जो लेफ्ट है ना, वो हम खुद गलत होते हैं। मतलब हमें चाहिए कि हम अपने पार्टनर को बताएं कि मेरा ये बहन या भाई ऐसा ही है, आप रिलैक्स है, वो चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन हम हाइप पे लेके जाते हैं। जैसे हमारा भाई भी होगा, वो भी अपनी बीवी को नहीं समझा पाएगा कि देखो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मेरी बहनों की कोई नेगेटिव उसमें इंटेंशंस नहीं है, तो यू शुड टेक इट वेरी लाइटली। लेकिन वही बात है ना कि हम अपने पार्टनर्स को नहीं समझाते, हम अपने बहन भाइयों के साथ फाइट शुरू कर देते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस की तरफ चले जाते हैं। देन हमें लगता है अच्छा मीट अप नहीं हो रही एक्सपेक्टेशन, लेट्स टेक द डिस्टेंस, नो टॉक,
एक एक साल गुजर जाता है, बहन भाइयों की आपस में बात नहीं होती, और फिर जी अच्छा एक शादी आई है, चलो जी सुलह कर लेते हैं। हाँ। लेकिन वो शादी में जो सुलह होती है वो इतनी क्लैरिटी पे नहीं होती। Exactly, yeah. और फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई। मैं ये वो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग होता है कि वहाँ पे फंक्शन गुजारा और फिर अपने अपने घर चले। एग्जैक्टली अच्छा, एक और चीज़ जो अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा जो आने वाला बंदा है वो गलत है, या बंदी आने वाली गलत है जिसने बहन भाइयों को हाँ, तोड़ा। वो ये कहते हैं कि तुम पहले ऐसे नहीं थे, जब से शादी हुई है ना तब से ऐसे हो गए हो। ऐसा नहीं होता, आप खुद गलत होते हैं। जैसे अगर मैं सपोज मेरा हस्बैंड मुझे कुछ कह रहा है कि अच्छा तुम्हारे सारे बहन भाई ऐसे हैं वैसे हैं, मैं गलत हूँ क्योंकि मैं उनको समझा नहीं पा रही। वो एक है, वो 6-7 है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे तो ही है। आई शुड। और दूसरा ये नहीं कि एक दफा सुन के आप फौरन से उनसे अपने बहन भाइयों से लड़ने चले जाएं, या बहन भाइयों की सुन के अपने पार्टनर से लड़ना शुरू हो जाए। आप समझाने की कोशिश, कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। देखिए ये बहुत कमी है हमारे इस वक्त हमारे मुआशरे में। देखें लड़कियां अपने माँ बाप के घर जाती नहीं, सालों गुजर जाते हैं, या जाती भी हैं तो उन्हें कोई रखता नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ क्लैश लड़ाइयाँ डाल के बैठे होते हैं। या ये वाले सीन भी होते हैं कि जैसे जो लड़की का हस्बैंड है वो नहीं जाता और लड़की बस बेचारी अकेली जाके मिल रही है, उसको इजाज़त नहीं, बच्चे भी नहीं लेके जाने, ये वो क्यों? क्योंकि मिस हैंडल किया ना। अच्छा, आपको जब आपको लगता है कि आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम आपकी फैमिली से आ रही है, आप अपनी फैमिली को ज़्यादा जानते हैं, आपका पार्टनर नहीं जानता, तो आप अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से, मतलब उनको भी ये मत लगे कि आप अपने हस्बैंड को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वो अब ऑल एंड ऑल नज़र आए। ऐसा नहीं, आप उनको उनकी जगह पर रख कर समझाएं, अपने हस्बैंड को अपनी जगह पर रख कर समझाएं। देखिए हमारे पास बड़ा आसान हल होता है, छोड़ दो तोड़ दो। इस चीज़ को अवॉइड करें। अच्छा। क्योंकि आप ज़िंदगी में देखें क्या ऐसे ताल्लुक़ हमें कभी मिलेंगे? क्या कोई ऐसा होगा जो हमारी बात सुन के भी गले लगाकर हमें माफ़ कर दो, दोबारा कभी बात भी ना हो? बिल्कुल भी नहीं। आप देखें हम बहन भाइयों में कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर हम सुलह कर लेते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम दोबारा बात नहीं लाते कि अच्छा तुमने ऐसे किया था वैसे। वी बीइंग सो डिफरेंटली हम चलना शुरू कर देते हैं और हम खुश रहते हैं। सिर्फ बात ये कि हम शादी के बाद मैनेज नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारी फैमिली या हमारा ससुराल कोई एक नीचे डाउन है, तो हम एम्पावर होकर उनको कहीं ना कहीं मतलब किसी एक बंदे के साथ चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा। जैसे अगर लड़कियों को लगता है कि अच्छा हमारा ससुराल इतना अच्छे लेवल पे नहीं है तो लेट्स मूव टुवर्ड्स मदर साइड। ये कैसा बैलेंस हो? आपके बहन भाई भी वो भी आपको देखिए, एक वक्त होता है हमारे बहन भाई हमें साथ पसंद करते हैं सिंगल। अगर हम ये कहें कि हमारे बहन भाई हमें हमेशा सिंगल साथ पसंद करने लगे तो दिस इज सो डिफिकल्ट। हाँ। अच्छा, दूसरा ये भी कहा जाता है हमारी सोसाइटी में कि जब आपकी शादी होती है ना तो आपकी फिर जो सही वाली फैमिली है ना वो हो गई है, वहाँ पे आपने अब उनको खुश रखना है, उनके साथ जो अपने रिश्ते हैं या अपने डायनामिक्स हैं अब उनको आपने इस्तवार करना है या उनको बैलेंस आउट करना है, बेहतर करना है। तो उस चक्कर में भी आपको लगता है कि जो पीछे वाले हमारे रिश्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं गैप आ जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, वो बातचीत नहीं उस वक्त उस तरह हो रही होती है या उस तरह मेल मुलाकातें नहीं हो रही होती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ घरों में प्रॉपरली लड़की को कहा जाता है कि पीछे ज़्यादा मत जाओ या बात ना करो। हाँ, अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि लड़की के बहन भाई समझें, वो ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा ये तो बहुत बिजी है, इसको तो पता नहीं, या वो चेंज हो गई है, बहुत या बड़ा हमें घर मिल गया है, या पता नहीं वो जो प्रायोरिटी नहीं दे रही है, हमसे बात नहीं कर रही है। तो ये मुझे लगता है कि पीछे से बहन भाइयों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उसकी एक नई ज़िंदगी है, वहाँ पे कुछ काफ़ी सारे मसले आ रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है कि लड़की की शादी होती है, अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं वो जाकर अपने बहन भाइयों पे ट्रस्ट करके उन्हें बताती है। वो एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, तीसरी बार वो के लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि यार ये तो मसले ही सुनाने आती हैं, हमारे पास अपनी बहुत सारी चीज़ें, जस्ट क्लोज द डोर। ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है एक धचका होता है एक लड़की के लिए कि लाइक वाई दिस इज सो। या भाई की लाइफ में अगर प्रॉब्लम आते हैं, बहन बहुत स्टेबल है तो वो आकर देखिए, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, मतलब आपके मैनर्स, एटिकेट्स, ये रिलेशनशिप में बड़ा मैटर करता है, हाउ यू आर गोइंग विद अदर पर्सन। आप एक इंसान आपके पास आकर बैठा है और आपको उसके साथ बिल्कुल खामोशी, बहन भाइयों में ऐसे नहीं होता है। मतलब उनका ताल्लुक ये होता है कि आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। हाँ। खामोशी तभी आती है जब दिलों में कुछ गलत होता है, अच्छा। कुछ खराबियाँ होती हैं, दरवाजे भी तभी बंद होते हैं, कॉल्स भी तभी आनी बंद होती हैं। आप देखिए बहन भाइयों के ग्रुप्स बने हुए हैं लेकिन उस ग्रुप में
साइलेंस या लड़ाइयाँ। या फिर कभी कभार कोई मीम्स भेज दिया, ऐसी चीज़ें भेज दी, तो उस तरह की डिस्कशन या उस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही आई होती है। वुड से कि आप अपने रिलेशनशिप में माफ़ करना शुरू ठीक है। करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करें, कम्युनिकेट करें, शिकवे शिकायतें स्टॉप कर दें। तो ये जो बहन भाइयों का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है, ये कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता। ये कभी भी किसी के आने की वजह से कह ले कि आपकी जगह ख़त्म नहीं होती है, जो आपकी जगह है आप वहीं पर। ख़ास तौर पर मैं ये कहती हूँ कि आप जब तक अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे ना, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता है। तो आप अपनी जगह पर, अपने मकाम पर कायम रहें, और अल्लाह पाक सबके बहन भाइयों के अंदर की जो मोहब्बत है ये इसी तरह बरकरार रखे, हमारे में भी, सबके भी। तो डॉक्टर सबा शबीर शेख हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं जी, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बात कर रहे हैं तमाम तो जितने भी इदारे जिनकी कारकर्दगी रही है 2024 में, साल 2024 में, तो उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है, इस पर हमने बात करनी है आज। ख़ासतौर पर लेस्को के हवाले से, सुई नॉर्दर्न गैस के हवाले से हमने बात करनी है। सिलेंडर्स की भरमार है, ख़ासतौर पर एलपीजी की कीमतें जो है ना वो सर्दियों में बढ़ जाती हैं, अज़ खुद इजाफा किया जाता है। उस हवाले से ये पूरा साल किस तरह का रहा है। और दूसरी खबर ये भी आ रही है कि अगले महीने हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान भी किया जा रहा है, बल्कि ये तजवीज़ भी उगरा की तरफ से पिछले दिनों पेश की गई थी हुकूमत को कि जनाब गैस की कीमतों में जो है इजाफा किया जाए। तो उसके ऊपर क्या अपडेट्स हुई हैं और मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ राना फ़ाहद मौजूद है स्टूडियोज़ में, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। फ़ाहद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। फ़ाहद साहब, क्या सूरत हाल है, ये साल 2024 रहा है, लेस्को के हवाले से, सुई नॉर्दर्न गैस के हवाले से, किस तरह का साल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखें, साल जो 2024 रहा है वो मिला जुला जो है वो सूरत हाल थी। अच्छा। यानी कि लोगों के मसाइल तो आपको पता है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि इदारे जो हैं वो अगर अपना करें तो लोगों के मसाइल हल होना, अगर अपना 100% देंगे तो लोगों के मसाइल कम होंगे। तो वो 100% जो है वो दिखाई दिया ही नहीं। यानी कि अगर 100% छोड़ें, अगर कोई 50% भी अवाम की रिलीफ की बात की जाए ना, तो फिर भी अवाम के बहुत से मसाइल ख़त्म होते हैं, मगर वो 50% रिलीफ भी नहीं मिला अवाम को। अच्छा। सबसे बड़ी बात आपको मैं, अगर हम शुरू करते हैं लेस्को से, अवाम के लिए सबसे तो पहले उनके घर पे बिजली का कनेक्शन लगना है या उनकी सप्लाई बहाल रहना है। सूरत हाल ये है कि 1,30,000 से ज़ायद फिगर पहुंच गई है सिंगल फेज़ मीटर्स की जो डिफेक्टिव है। ठीक है। और गुज़िश्ता 4 माह से हैं, वो अभी तक तब्दील नहीं हो सके। ठीक है। CP90 उसको कहते हैं, वो मीटर ही नहीं मिल रहे जो सब डिवीज़न है। अच्छा, शहर की हद तक तो देखें थोड़ी सी सूरत हाल ये है कि लोगों की एक्सेस है, लोग पहुंच जाते हैं, दफ्तरों में चले जाते हैं, चीफ ऑफिस चले जाते हैं, या कहीं ना कहीं शिकायत कर लेते हैं। जो देही इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई अबतर है, क्योंकि जो देही इलाके के लोग हैं वो जल्दी जा ही नहीं सकते किसी के पास। उनके पास एक ही दफ्तर है, वो SDO का दफ्तर है, वहाँ पे जाना है, वो SDO के पास जाते हैं, SDO कहते जी मैंने तो मीटर ही नहीं मिले, CP90 दे ਤੁਹਾਡੇ मीटर आएंगे तो मैं चेंज करांगा। वही मामला आता है। तो प्रोक्योरमेंट आप ये देखें कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तकरीबन 4था माह शुरू हो चुका है, ठीक है। इन 4-5 माह में भी जो है वो बोर्ड की कारकर्दगी सबके सामने है कि छोटा सा मामला है प्रोक्योरमेंट का, वो भी वक्त पर नहीं हो सकी, तो बाकी तो जो मामलात हैं जो कंपनी के, वो तो अल्लाह के ही वाले हैं, ठीक है। बोर्ड कोई जो है वो उसका क्या इस मामले पे नहीं देख रहा अभी मीटर, इतनी देर क्यों लगी मीटर्स की प्रोक्योरमेंट में। और वो चीज़ जो लेस्को की हर वक्त की ज़रूरत है, यानी कि मीटर एक्स्ट्रा होने चाहिए, मीटर आपके पास इतने होने चाहिए कि आपको परेशानी ना हो, कि आपका जो बैकलॉग है, हाँ, जाए ही ना उस तरफ, जाए ही ना, ठीक है।
मगर यहाँ पे सूरत हाल है, ये तो मीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा कंडक्टर है, तीसरी ये जो वायर है कि ट्रांसफार्मर हैं, वो छोटी छोटी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, आपसे डिमांड नोट ले लेते हैं। चले ये तो वो मटेरियल है ना, आपके पास तो मैन पावर नहीं है, मैन पावर नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है काम करना है। अगर कहीं देखे, अब मैं आपको बताता हूँ, एक सब डिवीजन में 3 लाइन सुपरिटेंडेंट हैं, एक वक्त में 2 लाइन सुपरिटेंडेंट होंगे, ठीक है, 3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, उनका काम क्या है? उन्होंने रिकवरी भी करनी है, उन्होंने मीटर भी तब्दील करने हैं, उन्होंने बिजली चोरी भी पकड़नी है, अच्छा उन्होंने सप्लाइयाँ भी बहाल करनी है, उन्होंने ट्रांसफार्मर भी जो है वो अपग्रेड करवा के लगाने हैं, सारा काम उन्होंने करना है। उनके पास मारे भी खानी है, अफसर ऊपर बैठे हैं, उनको इस चीज़ का अदराक ही नहीं है कि भाई हम अपनी मैन पावर जो यार्ड स्टिक के मुताबिक किसी भी सब डिवीजन का स्टाफ होना चाहिए, और आज की यार्ड स्टिक नहीं है, ये 10 साल 20 साल पहले की यार्ड स्टिक बनी हुई है। यानी कि अगर एक सब डिवीजन का उस वक्त 20,000 कंज्यूमर था तो उसकी यार्ड स्टिक के मुताबिक वहाँ पर एक 100 बंदे का स्टाफ था, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि 100 बंदे का स्टाफ था। अब उस सब डिवीजन का जो कंज्यूमर है वो 40 से 50,000 पहुँच चुका है, ठीक है, 50,000 कंज्यूमर है, और जो स्टाफ था वो जहाँ यार्ड स्टिक के मुताबिक 100 था, मगर उस वक्त एक्चुअल 70-80 बंदे काम कर रहे थे, वो अब 15-20 पे रह गए। जो आपका लाइन स्टाफ है वो रिटायर्ड हो रहा है। कितने साल हो गए हैं फात के इनकी कह ले कि भर्तियां ही नहीं हुई हैं? 2016 में भर्तियां हुई थी शायद, 2016-17 में भर्तियां हुई थी, उसके बाद अभी तक भर्ती नहीं हुई। अब वो मैं आपको इसका नुकसान क्या हो रहा है, इसका नुकसान आगे वाले आइंदा दिनों में होगा, जो चंद साल आगे आएंगे। तो लाइन स्टाफ बेसिकली ना, मैं आपको बताऊं, लाइनमैन एक पूरी साइंस है, उसने जो है ना वो अपनी जान पे खेल के काम करना होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लाइनों पे, हाँ जी, हाई ट्रांसमिशन लाइनें और लोअर ट्रांसमिशन लाइनें, अच्छा इन पे उसने काम करना है। उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, 10 साल 8 साल की ट्रेनिंग होगी तो वो ALM से लाइनमैन बनेगा। वो ट्रेनिंग करके आएगा, वो फील्ड की ट्रेनिंग करेगा, वो ट्रेनिंग सेंटर में जाके ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद वो तैयार होगा और उसके बाद वो लाइन पे काम करने के काबिल होगा। अब हमारे जो पुराने लाइन स्टाफ है वो तो अब ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है, वो रिटायर्ड होता जा रहा है। कुछ कई ऐसे हैं जिनकी उम्रें इतनी हो गई हैं, अब जो लाइनमैन 1 या लाइनमैन 2 है ना, वो कमोबेश 45 साल का, 45 से 50 साल उसकी उम्र हो गई है। अब 50 साल का बंदा बिजली के पोल पे काम ही नहीं कर सकता। सेफ्टी का इन्होंने शोर मचाया होता जी, सेफ्टी है, सेफ्टी फर्स्ट भी नहीं है। वो सेफ्टी एक बंदा 50 साल का बंदा है, आप उसने लाइन पे काम करना है, वो कैसे उसकी सेफ्टी रह सकती है? वो तो अब ट्रेनिंग दे सकता है, यानी कि वो तो नीचे काम कर सकता है, वो अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर सकता है। अब 45-55 साल तक 2-2 3-3 साल रह गए हैं, जो आखिरी टर्न आ रही है लाइनमैनों की, हाँ जी, तो वो अभी दूसरे भर्ती नहीं हुए, जो छोटे वाले हैं, जो ALM है, उनकी प्रमोशन ही नहीं हुई। यानी कि आप ये जो मेन सिस्टम है, मेन बंदा है, वो ही खत्म हो रहा है। खराबी है ऑब्वियसली, जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वहाँ बैठे हुए मीटिंगें चल रही है, कितनी मीटिंग मिनट्स होते हैं, लेकिन अगर उसमें जो सही मायनों में जिसके ऊपर बात होनी चाहिए वही नहीं हो रही है, तो फायदा फिर आप लोगों का आपकी सीट्स पे बैठने का। खैर ये तो पुरानी कहानी है जो चलते ही आनी है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं आती है। फहद, अब इस साल पूरे क्या इन्होंने कार्रवाई की है? चले कम प्रेशर या जो भी है, लेकिन ओगरा ने या हमारे इदारों ने गैर कानूनी सिलेंडर्स या गैर मयारी सिलेंडर्स के हवाले से, या जो ये अज खुद महंगाई और क़ीमत LPG की बढ़ा देते हैं, उसके खिलाफ क्या साल ले रहा है? आज से कोई 4 माह पहले 3 माह पहले जो है वो एक मूव चली थी LPG के खिलाफ, और वो मूव क्या चली थी, वो जो आम दुकानदार है वो पकड़े गए थे बेसिकली। तो जो बड़ा पकड़े भी नहीं जा रहे थे, खबरें ये आती बस उनसे पैसे ही वसूल किए जाते थे। वो एहतजाज पे चले गए, उन्होंने दुकानें भी बंद की, पिछले साल ये सारे मामला चले रहे। अच्छा, उसके बाद वो मामला ठीक हो गए। अच्छा, LPG की डिकेंटिंग जो है ना, वो डिकेंटिंग कहते हैं एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकिल करने को, वो गैर कानूनी है, ठीक है। मगर आप पूरे लाहौर में क्या, पूरे पाकिस्तान में आप देखें आप जहाँ पे जाएंगे हो रही है ना, वो टैक्स के दायरे में आते हैं, ठीक है। जब जुर्म है तो उसको आप टैक्स के दायरे में लेके ही नहीं आ सकते। यहाँ तो इसका एक प्रॉपर सेटअप बनाया जाए। ओगरा आज तक, ज़िला इंतज़ामिया आज तक ये सेटअप ही नहीं बना सकी, इनको कानून के दायरे में नहीं लेके आया जा सका। आप ये देखें कि ये, मैं तो वैसे इसको गफलत और नलायकी कहूँगा कि एक कारोबार है,
वो लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में इस तरह फैला हुआ है कि आप जिस गली में जाएं आपको 2 एलपीजी की दुकानें नजर आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। यानी कि आपका जहां दिल करेगा ना यार मैंने एलपीजी दुकान खरीदनी है, वो तो खोलेंगे। आपको इधर इधर उधर देखेंगे तो सामने दुकान होगी कोई ना कोई। ठीक है, इस तरह दुकानें एलपीजी की, कोई एसओपीज नहीं है दुकानें। ये इनके एसओपीज के मुताबिक स्कूल के साथ, मस्जिद के साथ, उसके कोई जो बाद घर, गुंजानाबाद इलाके मोहल्ले जो में, हैं, उनमें नहीं होनी हाँ जी, चाहिए। हाँ। उसके बाद किसी आतिशी मादे के जो ऐसी दुकान है यानी कि चाय का होटल है या इस तरह की चीज़ें हैं, उसके साथ दुकान नहीं होनी चाहिए। बेसमेंट में दुकान नहीं होनी चाहिए। आपको मैं ये गारंटी देता हूँ, हम इधर से चले जाते, कोई बंदा इधर आ जाए, इधर से चले जाए, ये सिर्फ आप ये जो है ना वो लक्ष्मी चौक वाली साइड पे चले एसओपी जाएं, की हद तक हैं, वो हमें ग्राउंड रियलिटी नहीं नजर आती ये है। लक्ष्मी चौक के साइड पे चले जाएं, आपको स्कूल के साथ भी दुकान नजर आएगी, हाँ, मस्जिद के पेट्रोल साथ पंप के भी, साथ भी पेट्रोल दुकान पंप नजर के साथ आएगी, भी, बिल्कुल। मस्जिद के साथ भी दुकान नजर आएगी, चाय वाले वाली के साथ दुकान भी। के साथ भी जो नजर आएगी, पान सिगरेट के खोखे के साथ उसने साथ एलपीजी भी रखी होगी। वो यार कौन लोग हो तुसी, कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना कोई एसओपीज पर काम करता है, ना कोई जो है तो वो फिर अगर ये गैर काम ही नहीं बैरिंग सही सिलेंडर कर पे रहे हैं काम तो करता फिर है। फात साहब ये लोग टीवी पे आके कॉन्फ्रेंसेस करके किस तरह इतने सेटिस्फाइड होते हैं और अलन एलानिया बोलते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओगरा ने एक रेट एलपीजी का मुकर्रर किया 254 रुपये, ठीक है, 254 से 55, 254 रुपये समथिंग कुछ ठीक पैसे, है, ठीक है। ठीक है। आप पूरे पाकिस्तान में मुझे 254 रुपये पर एलपीजी लेके दिखा दें, कितने रुपए में बिक रही है अभी? 300 से 320 रुपये तक। 254 से 320। 70 रुपये महंगी एलपीजी गैस फी किलो के हिसाब से, 60 से 70 रुपये महंगी एलपीजी मिल रही है। अब कारकर्दगी तो हमारी ये है, हम आज तक कंट्रोल प्राइस ही कंट्रोल नहीं कर सके एलपीजी के, ठीक है। अब अगर दुकानदार से पूछे, वो दुकानदार कहता है यार हमें तो जो जिस प्लांट से हम लेके आते हैं वो हमें अगर 300 रुपये देगा तो हम 320 ही बेचेंगे, 10-15 रुपये तो हमने भी कमाने हैं, ठीक है। अगर हमें वो 280 रुपये देता है, ठीक है, 20 रुपये तो हमारा खर्चा आ जाता है यहाँ तक आते आते, उसके बाद 10-20 रुपये हमने कमाने नहीं है उसमें फी किलो पे। तो यही मामला चल रहे होते हैं, यही मामला चल रहा है। पिछले साल भी यही मामला थे, 2024 गुजर गया, इस साल भी, अगले साल मुझे यकीन है कि हम बैठे होंगे, अल्लाह करे अगर हमारी जिंदगी से तंदुरुस्ती रही तो अगले साल हम इस तरह बैठे होंगे और यही मामला डिस्कस करते होंगे कि जनाब इस दफा फिर जो है वो एलपीजी के ब्लैक माफिया आया था और इतने वो जो है ना पैसे बना के लूट मार करके गायब हो गया, और वो गायब हो गया। तो, और जो इंतजामिया है, जो ओगरा है ना, वो सिर्फ मुंह देख रहा है उनका, और कुछ भी नहीं है। अब तो बेशर्मी ये है कि मौसम गर्मा में भी यही काम रहा। पहले कुछ पहले पिछले चंद सालों में एलपीजी की कीमत जो है वो मौसम गर्मा में बहुत कम हो जाती थी, लेकिन जब उन्हें पता है फाज साहब कि हमारे खिलाफ किसी ने कार्रवाई नहीं करनी है, हमें किसी ने पकड़ना नहीं है, तो हम जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सारे मामलात है जनाब। लेस्को के हवाले से, सुई नॉर्दर्न गैस के हवाले से हमने बात की, एलपीजी के हवाले से बात की कि साल 2024 कैसा रहा है। फहद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब लाहौर के हवाले से ही मज़ीद बात कर लेते हैं और अब कुछ वासा की कारकर्दगी के हवाले से बात करनी है और जनाब ज़िला इंतज़ामिया और एलडीए की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करनी है कि कौन कौन से ऐसे डिलिंग टैक्टिक्स हैं जो कि अपनाए जा रहे हैं और साल 2024 में कौन से जो कह लें कि कॉन्टीन्यूस प्रोजेक्ट्स थे जिनको अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया और वो डिले की तरफ ही जाते जा रहे हैं और 2024 ख़त्म होने को है लेकिन वो प्रोजेक्ट्स ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा ये कि जनाब सिग्नल फ्री लाहौर में पैदल चलने वालों को ना नज़रअंदाज किया जा रहा है कि जनाब ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं लेकिन जो पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं उनकी तामीर जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही है। काफ़ी अरसे से ये भी प्रोजेक्ट जो है डिले पे डिले होते जा रहे हैं। तो वासा की कारकर्दगी, ज़िला इंतज़ामिया की, एलडीए की, इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। जैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैन, वासा से शुरू कर लें या पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के ऊपर आज सबसे पहले तनकीद का जो है ना वो तीर चलाएंगे? जिससे मर्जी शुरू कर लें, हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो मतलब सबने काम नहीं हाँ, किया, ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। 2024 में जिस मर्जी इदारे की कारकर्दगी से आप बात का आगाज़ करें
उनके पास यही बातें करने के लिए होंगी कि हमने इसकी प्लानिंग की, इसकी प्लानिंग की, हम ये कर Execution नहीं देंगे, किया बस। हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। आप वासा, LDA, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, इनफैक्ट किसी भी पंजाब हुकूमत के इदारे की सूरत हाल पर नज़र डालें तो 2024 जिसको गुजरने में 7 दिन बाकी रह बड़ा गए हैं। पुरसुकून रहा है ना, काम तरक- नहीं हुआ तो काम- पुरसुकून ही रहेगा ना। हाँ काम तो नहीं हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े ऐलानात है और दावे हैं वो लाजमी इस साल 2024 में किए गए हैं। और अच्छा और नेक गुमान ये रखना चाहिए कि जो दावे किए गए चलें आइंदा सालों में वो इसको मुकम्मल कर दें, सही। आइंदा सालों पे इस पे इम्प्लीमेंट कर दें। 2024 7 दिन बाकी रह गए हैं। अगर वासा की सूरत हाल देखी जाए तो सिर्फ जो आखिरी क्वार्टर है, आखिरी 3 माह हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, उसमें कोई वासा के कामों में कुछ हलचल नज़र आई, कुछ उन्होंने काम करना शुरू किया। बाकी पहले जो जनवरी से सितंबर अक्टूबर तक 9 से 10 माह का जो ये ड्यूरेशन बनता है, इसमें कोई खातर खा काम नहीं किया गया। Even though कि उन्हें तो फंड्स भी नहीं दिए गए ना। फंड्स भी नहीं दिए गए। देखें घूम घुमा के इन तमाम तर काम ना होने का जो महवर है ना, वो पंजाब गवर्नमेंट बन जाती है। अगर पंजाब गवर्नमेंट इदारों को फंड्स दे देती और साथ में डायरेक्शन पास कर देती कि काम करें, तो फिर हम इदारों को 51% दोष देते कि क्यों इन्होंने काम नहीं किया। अभी इनका जो नेग्लिजेंस का शेयर है वो 49% है, और मेजर जो 51 जो है ना वो पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ नहीं थी, गवर्नमेंट इनको मुकम्मल नहीं करना चाहती थी, गवर्नमेंट फंड्स नहीं देना चाहती थी, गवर्नमेंट कोई और मंसूबा जाते हैं जिनके ऊपर तवज्जो प्रोजेक्ट खास तौर पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुनीबा, इस पे भी कोई ऐसा जितना काम नहीं हुआ, जितनी आवाज़, ववेला बचाया जितना ववेला किया गया, जितने ऐलानात किए गए। आप देख लें 7 दिन साल 2024 में बाकी रह गए। अभी तक चीफ मिनिस्टर साहिबान ने तो उसका फीता भी नहीं काटा, अभी तक तो उसकी बाकायदा तौर पे ग्राउंड ब्रेकिंग और इनागुरेशन ही नहीं हो सकी। तो आपने बिल्कुल ठीक बजा फरमाया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर ववेला बहुत ज़्यादा किया गया। लोगों को पहले पूरा मैसेज कन्वे किया गया कि हम आपके लिए एक अपनी नोयत का मुनफरिद और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर उसकी ओवरऑल प्रोग्रेस देखी जाए, जो कि ये 123 बिलियन का प्रोजेक्ट है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत 2.25 लाख लाहौर की गलियां, जिसमें सीवरेज वाटर सप्लाई अपग्रेड होना है, लाहौर की आउटर पैराफरीज में नया सीवरेज सिस्टम बिछाया जाना है। फिजिकल प्रोग्रेस लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की साल 2024 के आज के दिन तक 1% भी नहीं है। अच्छा 1% भी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे अभी तक फिजिकल काम नहीं हो सका। मैं आपको ये बड़ा हैरानकुन इंकशाफ कर रहा हूँ, जो साल 2024 का क्रेडिट ले रहे हैं ना कि हमने साल 2024 में लाहौर में पहली मरतबा इतने बड़े लेवल पे सीवरेज वाटर सप्लाई अपग्रेड कर रहे हैं, नए ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रहे हैं, डिस्पोजल स्टेशन लगा रहे हैं, नए टैंक्स बना रहे हैं। फिजिकल प्रोग्रेस 125 बिलियन रुपीस के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की आज तक 1% से भी ज़्यादा नहीं है। 41 गलियां आज तक जहां पर आपने तामीरती काम शुरू किया है, 2.25 लाख गलियां, और कहां पे 41 गलियां साल 2024। ये ऐलान की हद तक, इस हद तक तो बहुत अच्छा है कहना कि हमने टेंडर लगा दिए, हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको मोबिलाइज कर दिया, गलियों में आओ भगत शुरू हो गई, जो सियासी ये हैं नुमाइंदगान उन्होंने आना जाना शुरू कर दिए, इन्होंने फीते काटना शुरू कर दिए। काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अच्छा 2025 में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा तो हो गई है। ना। हाँ अभी तक साल 2024 में सिर्फ यही किया गया। और दूसरी तरफ जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट ने फंड्स नहीं दिए, तो कुछ लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के भी फंड्स नहीं अभी दिए। तक नहीं रिलीज हुए, हाफ ऑफ फंड इज रिलीज्ड। सर उसमें ना मुनीबा ये है कि हाफ फंड्स किस तरह रिलीज हुए ये भी एक कहानी है। अच्छा साल 2024-25 के बजट में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 20 अरब रुपए का बजट रखा गया। अच्छा उसमें से 10 अरब रुपए जारी करके तो ववेला ये किया जा रहा है कि हमने टोटल जो मालियत है उसके हाफ फंड्स जारी कर दिए हैं। 125 अरब का जो हाफ है वो 10 अरब रुपए नहीं बनता। ये जो समझदार लोग हैं उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि 10 अरब रुपए
इतने बड़े प्रोजेक्ट में से सिर्फ एक पीनट है। इसमें सिर्फ ये गलियों में जो उखाड़ने का काम है वो सिर्फ शुरू वही किया शुरू जाएगा। होगा। कुछ छोटे मोटे पाइप लाकर उसकी तस्वीरें लगाकर लोगों को खुश किया जाएगा। असल जो लाहौर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लाहौर की आउटर पेरिफेरीज, रिंग रोड, शादरा, भीनी पिंड, उसके बाद बाबू साबू, अच्छा। उसके बाद ये ठोकर न्याज बेग, रायवंड के एरियाज और कहना के एरियाज, इनमें नया सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाना है। वहाँ पर तो वो फिर वो एक पंजाबी की बात है, कख बन के दूरा नहीं किया, वहाँ पर तो अभी कोई काम ही नहीं किया। तो साल 2024 में खुदारा इस चीज़ का क्रेडिट ना लें कि हमने लाहौर हमने काम डेवलपमेंट कर प्रोग्राम लिया, हाँ। के तहत बहुत बड़ा काम कर दिया। अल्लाह ताला खैर खैरियत का ये नया साल 2025 लेकर आए तो उसमें देखेंगे कि कितना का काम किया गया, तब हम ये कमेंट कर सकेंगे कि वाकई 2025 में परफॉर्मेंस रही या नहीं रही। अभी सिर्फ बातें हैं। बातें ही हैं। तो सिग्नल फ्री लाहौर तो बन गया है, पैदल चलने वालों को बड़ा नज़रअंदाज किया जा रहा है। पेडिस्ट्रेनियन ब्रिजेस जो हैं उनका कोई नहीं कह रहे कि बनाने का कोई तसव्वुर किया जा रहा है, या जो बनने वाले थे वो डिले होते जा रहे हैं, पेंडिंग पड़ते जा रहे हैं वो। बिल्कुल आप ठीक निशानदेही कर रही हैं और आज के दुनिया अखबार में भी इसी चीज़ की निशानदेही हुई। तो अभी जब हमारी ये ऑफिशियल रिपोर्टर्स की मीटिंग चल रही थी तो उसमें भी हम इसी मामले के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो पेडिस्ट्रेनियन ब्रिजेज़ हैं ये एक लाहौर के बासियों के लिए एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। जहाँ जहाँ पे मेट्रोज़ बनाई गई, मेट्रो बस बनाई गई या ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई गई, उन तमाम सड़कों को सिग्नल फ्री कॉरिडोर कर दिया गया। सिग्नल फ्री कॉरिडोर का पूरी दुनिया में एक फिनोमेना है कि मैक्सिमम 500 मीटर के बाद पैदल गुजरने के लिए, पेडिस्ट्रेनियन के लिए आपको रास्ता फराहम करना ज़रूरी है। खा वो ओवरहेड ब्रिज की सूरत में हो या वो ज़ेरे ज़मीन सबवे की सूरत में हो, आपने हर 500 मीटर के बाद रास्ता लाजमी देना है। लेकिन जब हमारी ये मेट्रोज़, इतनी महंगी मेट्रोज़ बनाई गई, लाइक मेट्रो बस आप देखें साल 2011 में 33 अरब रुपए की लागत से और 2014 में जो ऑरेंज ट्रेन थी वो 1.62 बिलियन डॉलर 1.62 बिलियन डॉलर की लागत से ये मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनाई गई। लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि मेट्रो बस के रूट से गुजरने वालों के लिए किसी तरह का कोई रास्ता फ्राहम नहीं किया गया। आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि पैदल चलने वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं इस शहर में। इस पूरे लाहौर में जिसका रकबा 89,000 एकड़ है, इसमें से रूडा का एरिया हम एक्सक्लूड करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो इस पूरे एरिया में टोटल 61 पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज मौजूद हैं। अच्छा। सिर्फ 61 पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज। आप देखें लाहौर की 1.25 करोड़ आबादी क्या आबादी है, और 1.25 करोड़ आबादी ने पैदल क्रॉस करना है सिर्फ ये 60-61 पैदल सवार पुलों से। तो फिर आए रोज सड़कों के ऊपर हादसा भी ना हो तो क्यों ना हो। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने आज तक ये सहूलत ही फराहम नहीं की। और कहा यह जाता है कि लोग पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत सारे पेडिस्ट्रेनियन ब्रिजेस वहाँ बनाए गए जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। ये भी बात आपकी ठीक है। देखें, पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज बनाने का मकसद ये होता है कि उसमें वहाँ की जो लोकेलिटी है ना, उसको लाजमी देखा जाए, उसको देखकर हाँ चीज़ें बनाई जाएं। फिर जो पेडिस्ट्रेनियन है उनका काउंट सर्वे किया जाता है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से रोज़ाना कितने लोग हैं जो सड़क को अबूर करते हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज बना दिया जाता है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मलहूज़े खातर रखा जाता है, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके अलावा को कमर्शियल मार्केट्स हैं या बस स्टॉप्स हैं। इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज बनाया जाता है। एक तो पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज ऑलरेडी बहुत कम है, और दूसरा आप जो निशानदेही कर रही हैं कि वहां पे बना दिए गए जहां पे जरूरत नहीं थी और जहां पे जरूरत थी वहां पे है ही नहीं है। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, तो इन्होंने पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज वहां पे बना दिए जहां पे ज़रूरत नहीं थी। और जिनकी मंजूरी दी गई साल 2024 में अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो भी मुकम्मल नहीं किए गए। इस सिलसिले में ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी टीपा को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई कि वो लाहौर में 5 पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज बनाए। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे मुनीबा, ये कि लोकेलिटी को देखते हुए पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज बनाते हैं, तो वो इस खबर से मुझे आगे याद आ गया
कि लिबर्टी लिबर्टी चौक है, सगिया रोड पर है, अल्लाहू चौक पर है। अब आप देखें कि लिबर्टी मार्केट और लिबर्टी का जो राउंड अबाउट है वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हर वक्त रश रहता है जी। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसने भी सेंट्रल लाहौर में घूमना है उसने लिबर्टी को जाना लाजमी है, टच हाँ। करना है। वो ये कलमा अंडरपास का रास्ता इस्तेमाल कर रहा है या केनाल रोड का रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, उसके आसपास 500 मीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के एरिया में लिबर्टी लाजमी आ जाएगा। अब लिबर्टी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोगों का हर वक्त रश रहता है और इस पूरे साल में लिबर्टी मार्केट पे, लिबर्टी गोल चक्कर पे जो लाहौर का सबसे बड़ा पेडिस्ट्रियन ब्रिज मुकम्मल करना था उसका संगे बुनियाद भी नहीं रखा गया। टीपा ने इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए टेंडर्स भी लगाया, क्वालिफाइड फर्मों से टेंडर्स तलब भी किए, लेकिन उसके बाद फिर इस फाइल को दीगर फाइलों की मानद बंद कर दिया गया। इस पर भी कोई काम नहीं हो सका। इस साल में एक अल्लाहू चौक के मुकाम पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज था जिसको मुकम्मल किया जाना था, उसके कॉलम खड़े करके अच्छा, उसको वहीं पे वहीं अधूरा पे छोड़ दिया गया। सगिया के 2 पेडिस्ट्रियन ब्रिज थे, हाँ। वो भी मुकम्मल नहीं हो सके। एक ब्रिज मुकम्मल हुआ जो कि वहदत रोड पर वाक़ है, वहदत रोड वाला मुकम्मल करके उसको ऑपरेशनल कर दिया गया। अब लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे सामने गवर्नमेंट पायलट स्कूल है, अच्छा। वो स्कूल के बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर ठीक दोनों है। अतराफ में बस स्टैंड मौजूद है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो गवर्नमेंट का जो स्टांस है कि लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो जाके वो करते हैं। हाँ, अच्छा, कुछ दिनों पहले मेरी गुजर हुआ जी वॉल्टन रोड वाला जो मंसूबा था, अभी तक मुकम्मल ही नहीं हो पाया। आधी सड़कें बनी हुई हैं, आधी सड़कों में पैच वर्क अभी जारी है, साइडों पे वैसे ही मामला आता है सारे। कब ये कंप्लीट होगा? आपकी बददुआएं तो नहीं लगी वॉल्टन रोड को? वॉल्टन नहीं, रोड मैं तो चाहती हूँ हो, मेरे घर का रास्ता है, खराब पड़ा हुआ है वहाँ पे। देखें, वॉल्टन रोड को मुकम्मल करने के लिए जब रिसेंट सीबीडी का इजलास हुआ तो उन्होंने नवंबर 2024 की तारीख दी थी कि हम उसको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि नवंबर। सीबीडी पंजाब ने नवंबर 2024 की तारीख दी थी। सीबीडी पंजाब ने, वो भी ठीक है, हमने नहीं दी थी। ठीक है। तो सीबीडी पंजाब ने नवंबर 2024 में उसको मुकम्मल नहीं किया। ठीक। खुद ही तारीख देते हैं, खुद ही मुकम्मल नहीं करते। अब मार्च 2025 की डेडलाइन दी गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सीबीडी पंजाब जो वॉल्टन रोड की अपग्रेडेशन कर रही है, इस वक्त बहुत बुरे हालात हाँ हैं। जी, ऐसे ही है। रिसेंट मैं ये वॉल्टन रोड का सर्वे करके आया तो वॉल्टन रोड से मुल्हिका जो दोनों अतराफ में आबादियाँ हैं वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। और हम इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो लोगों को तंगी तकलीफ होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती जितनी आपने दे दी है। 2 साल होने को है। आपने लोगों के घरों का सीवरेज, लोगों के घरों का पानी तक बंद कर दिया। अब उस लोगों के घरों के जो सीवरेज और वाटर सप्लाई के कनेक्शंस हैं वो आज तक मेन लाइनों के साथ नहीं हो सके। उन गलियों में सीवरेज का पानी उबल रहा होता है, लोग घरों में पानी पीने से कासिर हैं, वो पानी लेने के लिए दूर किसी एरियाज में जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उधर जाना पड़ता उनका है। रुख कर रहे हैं। तो आपकी निशानदेही बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट आप अपने PC1 के मुताबिक ठीक है सारी चीज़ों को देखें। अच्छा। कि कब वॉल्टन रोड मुकम्मल होना है, लेकिन जो लोगों की मुश्किलात है वो भी तो देखें हाँ, ना। लेकिन मसला कहाँ आ रहा है? क्या वजह है कि सीवरेज लाइन अभी पड़ी नहीं है या वाटर सप्लाई नहीं अभी पड़ी है? क्या वजह है वहाँ पे? देखें, जिस तरह दीगर इदारों के पास ये एक हीला बहाना मौजूद है कि हमें हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए, सीबीडी के पास वो हीला बहाना भी मौजूद अच्छा, नहीं वो भी है, नहीं है, फिर भी डिले हो रहा है। फिर भी डिले हो रहा है। सीबीडी पंजाब इस चीज़ का दावा करती है कि वो अपना जो ओन सोर्स है उनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू है और वो इतना रेवेन्यू मौजूद है कि पंजाब गवर्नमेंट को लोन भी दे सकते हैं। जब इतने खजाने में फंड्स मौजूद हैं तो फिर इस प्रोजेक्ट के डिले के पीछे क्या वजूहात हैं? अब बुनियादी तौर पर जो इंतज़ामिया मौक़िफ़ इख्तियार करती है वो ये है कि एक तो वॉल्टन रोड अपनी नोयत का मुनफरद प्रोजेक्ट था, इसकी वाइडनिंग की जानी थी, एक नया सीवरेज सिस्टम डाला जाना था, तो कुछ पेचीदगियाँ आने की वजह से जो प्रोजेक्ट है वो डिले हुआ। एक ये इंतज़ामिया हीला तलाश करती है। फिर इंतज़ामिया स्मोक के पीछे भी छुपती है, स्मोक का सहारा भी लेती है कि जब सितंबर अक्टूबर के आगाज़ में स्मोक ने लाहौर में डेरे डालना शुरू कर दिए तो हमने वॉल्टन रोड और मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर पर काम की रफ्तार को स्लो कर दिया। और जब
हाई कोर्ट का हुक्म आ गया तो उस वक्त हमने उसको बंद तामीराती कर काम बंद भी कर दिया। ये तमाम तर उनके हीले बहानों को बिल्कुल दुरुस्त मान के ठीक फिर है। भी CBD पंजाब की तरफ से जितनी भी डेडलाइंस दी गई वॉल्टन रोड को मुकम्मल करने के लिए, वो किसी भी एक भी डेडलाइन के ऊपर पूरा नहीं पूरा उतर नहीं उतरे सके। हैं, ठीक है। मुसलसल वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार हो रहा है। दिसंबर चल रहा है, मार्च 2025 3 माह रह गए हैं। ठीक है। 3 माह बाद फिर उनसे पूछेंगे कि क्या बताएं मामला है। अब क्योंकि वहाँ पे जितनी मिट्टी पड़ी हुई है और जितनी सारी तामीराती चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई है, उसकी वजह से डस्ट बहुत उड़ती है इसमें और कोई उसकी शक वजह से भी स्मॉग या वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आपकी फ़ज़ा में जाते हैं, तो इसलिए आजकल भी हमारी स्मॉग, बेशक सर्दी ज़्यादा है और फॉग की सूरत हाल है, लेकिन हमारा शहर फिर भी आलूदा है क्योंकि तामीराती काम मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। तो जैन हमारे साथ मौजूद थे। जैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और ओवरऑल हमने वासा के हवाले से बात की है, ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से, CBD पंजाब के हवाले से बात की है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले का शिकार होते जा रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।